क्रेमलिन के अंदर कुछ अकल्पनीय हो रहा है। चुप्पी की दीवार आखिरकार टूट रही है। सालों तक हमने मान लिया था कि पुतिन के आसपास हर कोई सच बोलने से डरता है, लेकिन अब रिपोर्ट्स पुष्टि कर रही हैं कि उच्च पदस्थ अधिकारी जो रूस से गहरा प्रेम करते हैं आखिरकार पुतिन से कह रहे हैं कि यह युद्ध आत्मघाती मिशन है। इस पहल का नेतृत्व पश्चिमी जासूस या विपक्षी नेता नहीं बल्कि दिमित्री कोजाक कर रहे हैं। यह व्यक्ति पुतिन के वकील और सबसे करीबी विश्वास पात्र पिछले 30 वर्षों से रहे हैं। वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो पुतिन की आंखों में देखकर कह सकते हैं कि आक्रमण शुरू से ही रणनीतिक विफलता था। असल में हमें पता है कि कोजाक ने वास्तव में एक गुप्त शांति समझौता किया था जिससे पुतिन को बिना एक भी गोली चलाए वह सब कुछ मिल जाता जो वह चाहते थे। असल में अब हमें पता है कि कजाक ने गुप्त शांति समझौता किया था जिससे पुतिन को बिना गोली चलाए सब मिल गया जो वह चाहते थे। लेकिन पुतिन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और नतीजा यह हुआ कि 1.2 करोड़ रूसी हताहत हुए और एक अर्थव्यवस्था जो सिर्फ जबरदस्ती और दमन के सहारे चल रही है। अब रूसी सेना पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गई है और यहाँ तक कि रूसी सैन्य ब्लॉगर भी इस नाकामी के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। खुद ही सुन लीजिए। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, हमारे सैनिक, मेरा विश्वास कीजिए, हमारे सैनिक पूरी तरह से थक चुके हैं, बेहद थके हुए और चूर चूर हो चुके हैं। जो वहां गया है वह इसे जानता है और यही वजह है कि रणनीतिक गलतियों के कारण हम इस स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हम ज़पोरिजिया तक पहुंच जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि 10 लाख की आबादी वाले शहर में लड़ाई कैसी होगी? यह रूसी संघ की सशस्त्र सेनाओं के लिए एक कब्रिस्तान भी बन सकता है। ग्रोजनी को याद कीजिए, या उससे पहले 91 में वुकोवार या 42 में स्टालिनग्राड। आप जानते हैं शहरी युद्ध कैसा होता है और कितना शोर मचाता है। इससे हम क्रेमलिन के अधिकारी दिमित्री कोजाक पर आते हैं। वो 1990 के दशक से पुतिन के साथ रहे हैं जब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में सिर्फ एक निम्न स्तर के डिप्टी थे। पुतिन के रूसी राजनीति में ऊपर बढ़ने के साथ ही कोजाक भी उनके साथ रहे और उन्हें कानूनी फिक्सर कहा जाता था। एक समय पर वे रूस के उप प्रधानमंत्री थे और फिर उससे भी महत्वपूर्ण वे मुख्य व्यक्ति थे। 2014 में पुतिन द्वारा क्रीमिया कब्जाने के बाद जो व्यक्ति क्रीमिया को रूस में सही तरीके से एकीकृत करवाने का जिम्मेदार था, मैं ये इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप जान सकें कि ये आदमी पश्चिम समर्थक या शुरू से पुतिन से नफरत करने वाला नहीं है। यह आदमी पुतिन के हर काम में पुतिन के साथ रहा है, जिसमें क्रीमिया पर कब्जा भी शामिल है। लेकिन एक पूरी तरह से यूक्रेन पर हमला करना कोजाक के लिए भी हद से ज्यादा था। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक वह इस युद्ध के खिलाफ खड़े होने के लिए, गिरफ्तार होने या यहां तक कि गोली मारे जाने के लिए भी तैयार थे। उनकी सोच सीधी थी। वह नहीं चाहते थे कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में फंस जाए और इसी वजह से वह इस युद्ध की शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहे हैं। असल में हमले की घोषणा से कुछ दिन पहले ही कोजाक ने सीधे राष्ट्रपति जेलेंस्की से संपर्क किया और एक गुप्त शांति समझौता किया जिससे पुतिन को वह सब कुछ मिल जाता जो पुतिन चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने इसे पुतिन के सामने पेश किया तो जवाब था नहीं, क्योंकि पुतिन इसमें शांति के लिए नहीं थे। पुतिन यूक्रेन का पूर्ण आत्मसमर्पण चाहते थे। तभी एक गरम आगरम बहस में कोजाक ने कहा कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था। यह सब 25 फरवरी 2022 को हुआ, यानी आक्रमण शुरू होने के एक दिन बाद। उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी कि अगर युद्ध जल्दी नहीं सुलझा तो स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो सकते हैं। और बताइए, अब जब हम पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि वे सही थे। फिर भी कोजाक क्रेमलिन के आंतरिक सर्कल में हैं और पुतिन को शांति समझौते के लिए बातचीत को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन पुतिन एक पूरी तरह से यूक्रेनी आत्मसमर्पण पर अड़े हुए हैं। अब इससे यह साबित होता है कि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि जो भी इस युद्ध का विरोध करता वह अब तक खुद को 13 बार गोली मार चुका होता। यह आदमी अब भी रूसी राजनीति और क्रेमलिन का हिस्सा है और पुतिन से नियमित रूप से मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी भूमिका में काफी कमी नहीं आई। असल में उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां उन लोगों को सौंप दी गई हैं जो इस युद्ध के अधिक पक्ष में हैं। लेकिन फिर भी उसे बाहर नहीं निकाला गया है। वह पुतिन से अब भी नियमित रूप से मिलते हैं, बस पहले जितना नहीं मिलते। और इन बैठकों के दौरान वह अब भी यह सवाल उठाते हैं कि युद्ध जारी रखने का तर्क क्या है। अब युद्ध का विरोध सिर्फ कोजाक ही नहीं करते,
हमारे पास एक पूर्व रूसी प्रधानमंत्री भी हैं जो 2000 से 2004 तक इस पद पर थे। जो भी लोग पुतिन के इतिहास को जानते हैं वे जानते होंगे कि पुतिन इसी समय राष्ट्रपति थे, तो तकनीकी रूप से यह प्रधानमंत्री भी उसी प्रशासन का हिस्सा थे। अब वही मिखाइल क्रास्नावो इस हमले के विरोध और यूक्रेन के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। सुने उन्होंने क्या कहा। उनका असली लक्ष्य यूक्रेन या यूरोपीय सुरक्षा नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के दौरान युद्ध खत्म करना है। यूरोपीय नेता यूक्रेन की जनता और नेतृत्व भविष्य को लेकर सोच रहे हैं, और यूरोप में वह सुरक्षा व्यवस्था जिसे पुतिन ने नष्ट कर दिया है, वे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था के भविष्य के बारे में सोचते हैं जिसे पुतिन ने नष्ट किया। इसीलिए वे किसी भी प्रकार की आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हैं, और न ही बलपूर्वक सीमाओं को बदलने के लिए, क्योंकि यह अस्वीकार्य है। ये कहने के लिए एक अप्रिय बात है। यह न केवल रूस और यूक्रेन के बीच, बल्कि यूरोप में भी नए संघर्षों को भड़काएगा। यह अस्वीकार्य है। किसी कारण से अमेरिका में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। वे कहते हैं या मानते हैं कि दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाता है, इसलिए दोनों पक्षों को कुछ रियायतें देकर एक दूसरे के करीब लाना चाहिए, जैसा कि यूरोप कहता है। वह युद्ध अपराधी है। हमने न्यायाधिकरण बनाया है। आक्रामकता के खिलाफ न्यायाधिकरण सबसे कड़ी कानूनी जिम्मेदारी है। युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के अलावा सभी यूरोपीय नेता पुतिन को युद्ध अपराधी कहते हैं। ट्रंप कहते हैं चलो उन्हें करीब लाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। वे पूछते हैं आप प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं? मैं पूछता हूं दंड मुक्ति कैसे इनाम बन सकती है? यूक्रेन किस बात का दोषी है? उसे कौन से समझौते करने चाहिए? यूक्रेन की मदद करनी चाहिए ताकि वह अपनी जरूरतें बचा सके, अपनी रक्षा कर सके। पुतिन के लिए अब यह मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही अपने आसपास रख लिए हैं। उनके जनरल उन्हें बार बार बताते हैं कि युद्ध के सभी लक्ष्य पूरे होंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था यूक्रेन से ज्यादा टिकेगी। पुतिन के फैसले पर सवाल उठाने वालों को तुरंत हटा दिया जाता है। यही वजह है कि पुतिन के अनुसार रूस नहीं बल्कि यूरोप बिखर रहा है। असल में पुतिन ने हाल ही में कहा कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ और पुतिन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बुरी यूरोपीय ताकत को हराना होगा। सुनिए वह ये बातें खुलकर कह रहे हैं। सोवियत संघ के पतन के तुरंत बाद हमें लगा था कि हम बहुत जल्दी तथाकथित सभ्य यूरोपीय देशों के परिवार के सदस्य बन जाएंगे, या फिर सामान्य रूप से सभ्य पश्चिमी दुनिया के। लेकिन आज पता चलता है कि वहाँ कोई सभ्यता है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ पूरी तरह से पतन है। ये मुद्दे की बात नहीं है, खुद वही। उस समय ये एक अच्छी बात लगती थी और हमें विश्वास था कि हम उस परिवार का पूरा और बराबर हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप बात समझ रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई समानता नहीं है। हम उस परिवार में पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। इसके विपरीत रूस पर हर तरफ से दबाव लगातार और भी ज्यादा बढ़ता गया। रूस से जुड़ी लगभग हर चीज ताकत की स्थिति से तय की गई थी। वे हमें कंधे पर थपथपाते थे, हमें अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाते थे, लेकिन जब बात रूस की आती थी तो पश्चिम अपने हितों को ठीक ताकत के इस्तेमाल से आगे बढ़ाता था। खुद को जरूरत थी। और यही वजह है कि रूसी प्रचारक भी खुलेआम यूक्रेन पर हमला करने की बात हर मौके पर कर रहे हैं। वे खुलेआम यूरोपीय चुनावों में हस्तक्षेप करने की बात करते हैं ताकि रूस समर्थक नेताओं को चुना जा सके, क्योंकि इन लोगों के लिए यूरोपीय संघ शैतानी संघ है। यहाँ रूसी टीवी से एक क्लिप है, सुनिए। आगे बड़े देशों में चुनाव शुरू होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रंप और मस्क सभी चुनावों में पूरी तरह शामिल होंगे। इनमें से कई ताकतें शुरुआत में रूसी समर्थक नहीं थीं, लेकिन सहानुभूति रखती थीं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुध्रुवीय दुनिया, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में पहली बार रूसी राष्ट्रपति से सुना, न कि अमेरिकी राष्ट्रपति से। यह बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया में हम सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर देखने वाले दर्शक न बने और फिर सोचें कि इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं है। अगर उनके पास आग है तो हमें उस पर तेल डालना चाहिए, पेट्रोल लाना चाहिए। अगर हमें कहीं चिंगारी दिखे तो हमें जाकर उसे भड़काना चाहिए।
हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि वे शैतानी गठबंधन को नष्ट कर सकें, क्योंकि इस समय पश्चिम से हमारे लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। इस समय पश्चिम से हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। असल में रूस ही बिखर रहा है। देश के अंदर दमन स्टालिन के समय के बाद से अब तक सबसे बुरा है। लोगों को सिर्फ सरकार पर बोलने या राय देने पर रिकॉर्ड स्तर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ युद्ध से असहमत होने या यह सवाल उठाने पर कि रूसी यूक्रेनियों से क्यों लड़ रहे हैं, विदेशी एजेंट या राज्य के गद्दार का तमगा दिया जा रहा है। इतने समय तक यूक्रेनियों को भाई माना जाता था। इसी वजह से पुतिन हर तरफ से इंटरनेट काट रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में भी निवासियों ने खासकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स शिखर सम्मेलनों से पहले मोबाइल इंटरनेट बंद होने की शिकायत की। जब पुतिन, लुकाशेंको और मध्य एशियाई नेता 21 से 22 दिसंबर को मिले थे, शहर के केंद्र में मोबाइल इंटरनेट रिपोर्टेडली काम करना बंद कर गया, जिससे बैंकिंग ऐप्स, डिलीवरी सेवाएं और मैसेंजर सभी बंद हो गए। पुतिन जहां जानकारी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रूसी नुकसान मोर्चे पर लगातार बढ़ रहे हैं। रूस को अब यूक्रेन में लगभग 12 लाख कर्मियों का नुकसान हुआ है। यह देश के पुरुषों का 1% से अधिक है। नवंबर 2025 लगातार तीसरा महीना था जब हताहतों की संख्या बढ़ी और 31,000 कर्मियों की मौत हुई। 17 दिसंबर को रूसी बलों ने 1730 सैनिक गंवाए। यह बहुत लंबे समय में सबसे अधिक है। कुल संख्या पहले ही अमेरिकी युद्ध हताहतों से अधिक हो चुकी है। पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान 20 से 50 साल के पुरुषों को हुआ है, वही जनसंख्या वर्ग जिसकी रूस को सबसे ज्यादा जरूरत थी। 1990 के दशक से देश प्रतिस्थापन से कम प्रजनन दर और घटती कार्यशील जनसंख्या का सामना कर रहा था। स्वयं सेवकों में से आधे मारे जा रहे लोग 50 साल से ऊपर के पुरुष हैं, जिन्हें साइनिंग बोनस के लिए भर्ती किया गया ताकि उनके परिवार गरीबी से निकल सकें। अब इन बोनस की बात करें तो जब उनके परिवार के सदस्य वास्तव में मर जाते हैं तो परिवारों को वास्तव में वह नहीं मिलता जो उन्हें वादा किया गया था। हमारे पास इसका सबूत है। सिर्फ रूसी सोशल मीडिया देखने से समझ आता है कि पुतिन इंटरनेट बंद करना क्यों चाहते हैं। इस वीडियो को देखिए जो हाल ही में सार्वजनिक किया गया था। यहाँ परिवार के सदस्य पुतिन से वादा किया पैसा मांग रहे हैं क्योंकि उनके पतियों की हत्या हुई है। हम विशेष सैन्य अभियान में भाग लेने वालों की पत्नियां और माताएं आपसे संबोधित होना चाहती हैं। प्रिय व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, हम रोस्टोव क्षेत्र में बेईमान डेवलपर साइटस्ट्रॉय के शिकार हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि हम बिना घर के रह गए हैं। हमारी सारी मॉर्गेज की राशि स्पर बैंक और अल्फा बैंक द्वारा हमें सौंपे गए ठेकेदारों को ट्रांसफर कर दी गई थी। हम बिना घर और बिना पैसे के रह गए हैं। अभी हम बहुत बड़ी मासिक मॉर्गेज किस्तें चुका रहे हैं, फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक भी घर नहीं है। हमारे पास सिर्फ 30 साल की मॉर्गेज अवधि है। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया संघीय अधिकारियों को हमारे हालात को सीधे अपने नियंत्रण में लेने के लिए सुनिश्चित करें। अब आपका धन्यवाद। आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, इससे हमें मदद मिलेगी। ऐसी वीडियो बनाने की समस्या है जहां कई ड्रोन स्ट्राइक दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। वीडियो में यूट्यूब आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते यूट्यूब के अनुसार हमारी 4 वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ड्रोन स्ट्राइक दिखाना या फिर फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने बेसिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि ये सब चीज़ें कवर हो सकें। हमने इसे शुरू से बनाया, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर नहीं करना पड़ता। साथ ही हम साइट पर विज्ञापन नहीं चलाते, जिससे हमें सिर्फ विज्ञापनदाताओं की नाखुशी के कारण खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं, अगर आप हमारे बिना सेंसर वीडियो और बोनस कंटेंट देखना चाहते हैं, basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें, क्योंकि ये YouTube पर अपलोड नहीं हो सकते।
आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।